नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल जब भी हम आधुनिक खेती या एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ, बिल्कुल एक विरोधाभास है। एग्जैक्टली। मतलब एक तरफ तो हमारे पास ऐसी एडवांस तकनीकें हैं जिन्होंने शुरू में हमें ये सपना दिखाया था कि खेतों में पैदावार की तो अब कोई सीमा ही नहीं रहेगी। सही बात है। ऐसा लगने लगा था कि विज्ञान ने भूख का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। हाँ, लेकिन आज इतने दशकों बाद अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल अलग है। जिन रसायनों और जिन मॉडर्न तकनीकों को कभी खेती के लिए किसी वरदान की तरह देखा जाता था ना, आज वही चीजें किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास की तह तक जाने वाले हैं। आज हम जिस लेख पर चर्चा कर रहे हैं वो कृषि के इतिहास, हमारे वर्तमान संकट और भविष्य के समाधान को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखता है। हाँ, और ये कोई आम बोरिंग तकनीकी रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक कृषि विज्ञान के बीच के टकराव और फिर उनके वापस एक होने की कहानी है, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? हमारा मकसद आज बस ये समझना है कि कैसे सदियों पुराने तरीके, जिन्हें हम शायद दकियानूसी मानकर भूल चुके थे, आज के इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का सबसे प्रामाणिक समाधान बनकर उभर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये मुद्दा सिर्फ एक किसान या एक खेत तक सीमित नहीं है। तो फिर ये कितना बड़ा है? ये पूरी मानव सभ्यता, हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के पूरे ताने बाने से जुड़ा हुआ है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें ना, तो ये कहानी शुरू होती है सीमित जमीन से अधिकतम उत्पादन खींच निकालने की इंसानी होड़ से। क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एग्जैक्टली। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, हमें लगा कि अब पुराने या पारंपरिक तरीकों से सबका पेट नहीं भरेगा। और शायद यहीं से खेतों में रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों की अंधाधुंध एंट्री हुई। बिल्कुल। और शुरुआत में इसके नतीजे एकदम जादू जैसे लगे। फसलें लहलहा उठी, उत्पादन का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। हाँ, जिसे हम हरित क्रांति के दौर से भी जोड़कर देखते हैं। सही कहा। लेकिन अब जाकर समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत ही अल्पकालिक यानी थोड़े समय की कामयाबी थी। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। मैं ये सोच रही थी कि अगर पुराने तरीके इतने ही कारगर थे तो हमने रसायनों का रास्ता चुना ही क्यों? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब शुरुआत में ऐसा क्या जादू दिखा था इन रसायनों में जिसने पूरी दुनिया के किसानों को अपनी तरफ खींच लिया? दरअसल रसायनों ने एक क्विक फिक्स या तुरंत समाधान का लालच दिया था उस वक्त। उस समय दुनिया भर में खाद्यान्न संकट था। हाँ, खाने की भारी कमी थी। तो रासायनिक उर्वरकों ने मिट्टी को तुरंत नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक ऐसा भयंकर बूस्ट दिया जिससे रातों रात पैदावार बढ़ गई। और कीटनाशकों का भी तो रोल था इसमें। बिल्कुल। कीटनाशकों ने उन सभी कीड़ों का सफाया कर दिया जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो किसानों को लगा कि अरे वाह, उन्हें तो खेती का एक शॉर्टकट मिल गया है। पर शॉर्टकट तो हमेशा भारी पड़ते हैं। वही तो समस्या ये थी कि किसी ने इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचा ही नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया। हाँ, कीटनाशकों ने सिर्फ नुकसानदायक कीड़ों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने मिट्टी में मौजूद केंचुओं, लाभकारी सूक्ष्म जीवों और उन तमाम प्राकृतिक तत्वों को भी कारपेट बॉम्ब कर दिया जो मिट्टी को असल में जीवित रखते हैं। तो मतलब हमने फसल बचाने के चक्कर में उस मिट्टी को ही मारना शुरू कर दिया जो उसे जीवन देती है। बिल्कुल, हमने बेस ही खत्म कर दिया। आज के लेख में भी यही बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि ये जो रसायनों के इस्तेमाल की शुरुआत थी ना, इसने एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र को जन्म दिया। एक ऐसा साइकिल जिससे बाहर आना मुश्किल हो गया। हाँ, शुरुआत में जो चीज एक चमत्कार लग रही थी वो धीरे धीरे एक धीमे जहर में बदल गई। सटीक बात है। और अगर हम इसके प्रभाव को थोड़ा और करीब से देखें तो ये सिर्फ मिट्टी के बेजान होने तक नहीं रुका। और भी नुकसान हुए। बहुत ज्यादा। देखिए, मिट्टी एक स्पंज की तरह होती है। जब वो रसायनों से पूरी तरह संतृप्त हो गई यानी सैचुरेट हो गई, तो बारिश के पानी के साथ वो सारा जहरीला रसायन रिस रिस कर जमीन के नीचे जाने लगा। ओह, यानी हमारा ग्राउंड वाटर। एग्जैक्टली। इसने हमारे भूजल के भंडारों को प्रदूषित कर दिया। आज हम जिस साफ दिखने वाले पानी को पी रहे हैं ना, उसमें उन खेतों में डाले गए रसायनों के अंश घुले हुए हैं। ये तो बहुत डराने वाली बात है। हमने अनजाने में अपने पूरे इकोसिस्टम में जहर घोल दिया। और इसका सबसे सीधा और भयानक असर उन लोगों पर पड़ा जो इस पूरी व्यवस्था के धुरी हैं। हमारे किसान। हाँ, इसे अगर हम प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो जैसे जैसे मिट्टी की अपनी प्राकृतिक ताकत खत्म हुई,
फसल उगाने की लागत आसमान छूने लगी। लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि पहले जिस खेत में थोड़ी सी खाद से शानदार फसल हो जाती थी ना, वहां अब बोरे के बोरे रासायनिक खाद डालने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसे ही कृषि का ट्रेडमिल इफेक्ट कहते हैं। ट्रेडमिल इफेक्ट मतलब आप दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। एग्जैक्टली आप जितना दौड़ रहे हैं वहीं के वहीं हैं, बल्कि और पीछे जा रहे हैं। मिट्टी को रसायनों की लत लग गई एक तरह से। जैसे किसी ड्रग की लत लग जाती है। हाँ, पैदावार को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए हर साल पहले से ज्यादा रसायन डालने पड़ते हैं। तो इससे तो किसान का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता होगा। अब आप खुद हिसाब लगाइए, उसे महंगे बीज खरीदने हैं, पानी का भारी खर्च उठाना है और हर साल पहले से ज्यादा महंगी रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने हैं। और इतनी भारी लागत लगाने के बाद भी मौसम की अनिश्चितता तो है ही। बिल्कुल, मौसम की मार और बाजार के उतार चढ़ाव के चलते उसे वो मुनाफा नहीं मिल रहा जो उसकी मेहनत के बराबर हो। और जब मुनाफा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कर्ज बढ़ेगा। यही वो जाल है जिसमें आज का किसान बुरी तरह फंसा हुआ है। जब खेती से परिवार का गुजारा ही नहीं चलता तो लोग निराश होकर खेती से विमुख हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि लोग अपनी पुश्तैनी जमीनें, अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ किसी भी तरह गुजारा करने के लिए। वे शहरों में आकर कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने को तैयार है क्योंकि खेती अब उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और ये बहुत चिंताजनक है। ये सिर्फ गांव का खाली होना नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों से कटने की एक बहुत ही दुखद प्रक्रिया है। और यहीं पर आज का ये लेख हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इस पूरी निराशाजनक स्थिति के बीच लेख हमें अतीत के एक पन्ने की तरफ ले जाता है। इसमें उत्तर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कृषि संत घाघ कवि का जिक्र किया गया है। आहा, घाघ कवि की वो कहावत, इस लेख का वो हिस्सा मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। हाँ, वो बहुत ही गहरी बात कह गए थे। घाघ कवि जो शायद सदियों पहले मौसम और खेती के सबसे सटीक भविष्यवक्ता माने जाते थे ना, उनकी एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, उत्तम खेती मध्यम बान। एग्जैक्टली, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर आज की पीढ़ी के लिए मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करूं तो इसका मतलब है कि समाज में सबसे उत्तम और सम्मानजनक काम खेती करना है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर व्यापार या व्यवसाय आता है, यानी बान। हाँ। नौकरी करना यानी किसी और के अधीन काम करना एक निम्न स्तर का काम माना जाता था। और भीख मांगना तो खैर आखिरी और सबसे दयनीय विकल्प था ही। ये कहावत हमें उस समय की सामाजिक संरचना और खेती के रुतबे के बारे में बहुत कुछ बताती है कि खेती की कितनी इज्जत थी। हाँ, खेती उत्तम क्यों थी? क्योंकि किसान अपना खुद का मालिक था, वह प्रकृति के साथ मिलकर काम करता था और पूरे समाज का भरण पोषण करता था। लेकिन आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो आधुनिकता की इस अंधी दौड़ ने इस पूरे पिरामिड को ही उल्टा कर दिया, पूरी तरह से उलट दिया है। सच में आज लोग उत्तम खेती को छोड़कर निकृष्ट चाकरी यानी कॉर्पोरेट नौकरियों या किसी भी तरह की नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं, बस एक फिक्स्ड इनकम के लिए। हाँ, आज समाज में एक अजीब सी धारणा बन गई है कि जो जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकता वो खेती करता है, जो कि बहुत ही गलत सोच है। जो काम कभी सबसे ज्यादा सम्मान का प्रतीक था, आज उसी से जुड़े लोग सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। अच्छा, जिस आधुनिक विज्ञान और रसायनों के दम पर हमने इस व्यवस्था को बदला था ना, हाँ, आज वही विज्ञान हाथ खड़े कर रहा है। मतलब विज्ञान भी मान रहा है कि गलती हुई है। हाँ, कृषि वैज्ञानिक अब खुले तौर पर ही मान रहे हैं कि रसायनों वाला ये मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो फिर वो समाधान के लिए कहाँ देख रहे हैं? वापस उन्हीं पारंपरिक तरीकों की तरफ जिनका जिक्र घाघ कवि जैसे लोगों ने सदियों पहले किया था। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब दशकों तक हमने प्रयोगशालाओं में अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमारे परदादा पहले से ही सही थे। एक तरह से, हाँ। लेख में घाघ कवि की एक और अद्भुत पंक्ति दी गई है जिस पर मुझे यकीन करने में थोड़ा वक्त लगा था। कौन सी वाली? गोबर मैला नीम की खल्ली, या से खेती दूनी फल्ली। हाँ, ये बहुत ही सटीक विज्ञान है। यानी पशुओं का गोबर, मानव मल और नीम की खली के इस्तेमाल से खेतों की पैदावार दोगुनी हो जाती है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना तो लगा कि ये सिर्फ एक कहावत होगी तुकबंदी के लिए। लेकिन ये सिर्फ तुकबंदी बिल्कुल नहीं है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात पर पूरी तरह मोहर लगा रहा है कि इसमें बहुत गहरा कृषि विज्ञान छिपा है। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बिल्कुल। घाघ कवि ने जिस प्राकृतिक पद्धति की बात की थी ना,
उसे ही आज हम जैविक कृषि पद्धति या ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देकर एक नए और प्रीमियम कॉन्सेप्ट की तरह पेश कर रहे हैं। हो, जिसे आजकल सुपरमार्केट्स में इतना महंगा बेचा जाता है। वही ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का मूल सिद्धांत यही है कि इसमें बाहर से कोई भी सिंथेटिक रसायन या केमिकल कीटनाशक खेत में नहीं डाला जाता। सब कुछ प्राकृतिक होता है। हाँ, सब कुछ प्रकृति के चक्र से ही लिया जाता है और वापस उसी में मिला दिया जाता है। चलिए इस जैविक कृषि के विज्ञान को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर। क्योंकि जब हम गोबर या मानव मल की बात करते हैं ना, तो आम शहरी इंसान को ये थोड़ा अजीब या शायद अनहाइजीनिक लग सकता है। ये स्वाभाविक है। तो क्या इन चीजों को सीधे तौर पर खेतों में डाल दिया जाता है या इसके पीछे कोई खास प्रक्रिया होती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इन्हें कच्ची अवस्था में सीधे खेतों में बिल्कुल नहीं डाला जाता। अच्छा, फिर क्या करते हैं? इसके पीछे एक पूरी जैविक प्रक्रिया होती है जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग। हाँ, नीम की पत्तियां, पेड़ों की छाल, टहनियां, पशुओं का गोबर और यहाँ तक कि इंसानी मल, इन सब को एक खास तरीके से टैंकों में या गड्ढों में सड़ाया जाता है। तो इसमें वक्त लगता होगा। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स अपना काम करते हैं, जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, वे सारे जैविक कचरे को तोड़कर उसे पोषक तत्वों से भरपूर एक गहरे रंग की खाद में बदल देते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में ह्यूमस कहा जाता है। तो इससे वो अनहाइजीनिक वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। पूरी तरह से। जब ये खाद सूखकर तैयार होती है तो इसमें किसी तरह की बदबू नहीं होती, बल्कि ये मिट्टी के लिए एक संपूर्ण आहार बन जाती है। ये तो कमाल की बात है ना? और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जिसका बार बार जिक्र आता है लेख में, वो है नीम। नीम का तो जवाब नहीं। भारतीय संस्कृति में नीम तो वैसे भी हर आंगन का हिस्सा रहा है। मेरी दादी भी बहुत इस्तेमाल करती थी। लेकिन जैविक खेती में इसका क्या रोल है? नीम असल में प्रकृति का अपना बायोपेस्टिसाइड है, यानी प्राकृतिक कीटनाशक, जो बिना जहर के कीड़ों को मारता है। एग्जैक्टली। जैविक खेती में नीम की पत्तियां, उसकी छाल और नीम की खली का बहुत भारी उपयोग होता है। खली मतलब वो जो तेल निकालने के बाद बचती है? हाँ, नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है, उसे जब खाद के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये न सिर्फ मिट्टी को नाइट्रोजन देती है, जो कि यूरिया से मिलता है रसायनों में। सही कहा। और साथ ही ये हानिकारक कीड़ों और फंगस को पनपने से भी रोकती है। एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। इसके अलावा सदियों से हमारे यहाँ बीजों और अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता ही आया है। शायद इसीलिए लेख में नीम को इतने शानदार नाम दिए गए हैं, जैसे नीम हकीम और एक नीम 100 हकीम। हाँ, इसका मतलब ही है कि एक अकेला नीम का पेड़ 100 डॉक्टरों के बराबर है। ये सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियां दूर नहीं करता, बल्कि हमारी मिट्टी और हमारी फसलों को भी सेहतमंद रखता है। और अगर हम इस पूरे प्राकृतिक या जैविक तरीके के फायदों को एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें ना, तो इसके प्रभाव बहुआयामी हैं। मतलब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। वो कैसे? सबसे पहला फायदा तो यही है कि जब खेतों में रसायन डालना बंद हो जाता है तो हमारा जल प्रदूषण रुक जाता है। जो हमने पहले बात की थी ग्राउंड वाटर वाली। हाँ, बारिश का पानी शुद्ध रूप में नदियों और जमीन के नीचे पहुंचता है। दूसरा बड़ा बदलाव आता है हमारी फसलों की क्वालिटी में, न्यूट्रिशन के मामले में। एग्जैक्टली। रासायनिक खेती से हमें अनाज का वॉल्यूम तो बहुत मिल गया, लेकिन उसमें से पोषण गायब हो गया। बस पेट भर रहा है लेकिन ताकत नहीं मिल रही। मात्रा कई गुना ज्यादा होती है। और जाहिर है जब हमारा भोजन रसायनों से मुक्त होगा और उसमें पूरा पोषण होगा, तो इसका सीधा असर तो हम इंसानों की सेहत पर ही पड़ेगा ना। सीधे तौर पर। आजकल जो हम आए दिन नई नई बीमारियों के बारे में सुनते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन हमारे खानपान से है, वो शायद अपने आप कम होने लगेंगी। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, पशुओं की सेहत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, पशुओं पर कैसे? देखिए, जब पशु ऐसा चारा खाते हैं जो रसायनों के सहारे उगाया गया हो, तो वे बीमार ज्यादा पड़ते हैं और उनके दूध की गुणवत्ता भी गिरती है। यानी केमिकल दूध में भी आ जाता है। हाँ, इसके विपरीत प्राकृतिक तरीके से उगाया गया चारा खाने वाले पशु ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उनके दूध में मिलावट या रसायनों का कोई अंदेशा नहीं होता। और वो दूध पीने वाले इंसानों को भी फायदा पहुंचाता है। ये पूरी एक इकोलॉजिकल साइकिल है। एक जगह सुधार करने से पूरा का पूरा सिस्टम ठीक होने लगता है।
ये सब सुनकर लगता है कि प्राकृतिक खेती तो सच में एक रामबाण इलाज है तो सही। लेकिन चलिए एक पल के लिए थोड़ा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है। किसानों के नजरिए से देखें तो क्या ये तरीका उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने अभी चर्चा की थी कि रासायनिक खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ दी है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी नहीं पड़ती? अगर सही तरीके से की जाए तो आर्थिक रूप से ये तरीका किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। वो कैसे? प्राकृतिक खेती में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम की पत्तियां, फसलों के बचे हुए अवशेष, ये सब किसान के अपने आसपास मुफ्त या बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। उसे वो महंगी खाद की बोरियां नहीं खरीदनी पड़ती। एग्जैक्टली। उसे बाजार से हजारों रुपए की बोरी वाली खाद या महंगे कीटनाशक नहीं खरीदने पड़ते। तो उसका जो शुरुआती खर्चा है वो बच गया। हाँ, इसका मतलब है कि खेती की इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और जब लागत कम होगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। और आजकल तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत है। वही मैं कहने वाला था, जैविक उत्पादों की बाजार में मांग भी ज्यादा है और उनकी कीमत भी अच्छी मिलती है, प्रीमियम प्राइसिंग होती है। कुल मिलाकर लागत और उपज का जो गणित पूरी तरह से बिगड़ चुका था, प्राकृतिक खेती उसे वापस किसानों के पक्ष में ला खड़ा करती है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब जो किसान रसायनों के दुष्चक्र में फंसकर कर्ज में डूब रहे थे, उनके लिए प्राकृतिक खेती सिर्फ एक पर्यावरण बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उनके लिए आर्थिक आजादी का रास्ता भी है। अधिक मुनाफे और ज्यादा पैदावार के लालच में या शायद गलत नीतियों के दबाव में आकर जो ये रसायनों का इस्तेमाल किया, उसने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। एक ऐसा संकट जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हाँ, अनजाने में ही सही, लेकिन हमने अपनी उपजाऊ जमीन, अपने पर्यावरण और सबसे बड़ी बात, अपनी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। आज ये सिर्फ इस बात का डिबेट नहीं रह गया है कि कौन सी खेती बेहतर है, आज ये हमारे वजूद को बचाने की लड़ाई बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक्शन लेना होगा। हाँ, आज की इस चर्चा और स्रोत सामग्री से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब हम सिर्फ बैठकर हाथ पर हाथ नहीं धर सकते। बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक खेती को अपनाना अब कोई लाइफस्टाइल चॉइस या सिर्फ एक विकल्प नहीं रह गया है। ये एक नेसेसिटी है। हाँ, ये हमारी मिट्टी और हमारे पर्यावरण को बचाने की इकलौती जरूरत बन चुकी है। और जब किसी बदलाव को इतने बड़े पैमाने पर लागू करना हो ना, तो सिर्फ किसानों को भाषण देने या इक्का दुक्का जागरूकता अभियान चलाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम ही केमिकल्स पर सेट है। एग्जैक्टली। जब दशकों से पूरी व्यवस्था, बाजार और नीतियां रसायनों पर टिकी हों, तो उस व्यवस्था को पलटने के लिए सरकार को एक ठोस और मजबूत भूमिका निभानी ही होगी। सरकार के बिना ये संभव नहीं है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा दें, किसानों को इस बदलाव के दौर में आर्थिक सुरक्षा दें और रासायनिक खादों के सस्ते और प्राकृतिक विकल्प जमीन पर उपलब्ध कराएं। और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। हाँ, कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं। लेख में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है जो ये बताती है कि सिस्टम अब किस दिशा में सोच रहा है। जैसे कि ZBNF? हाँ, वर्ष 2019-20 में शुरू की गई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ZBNF। ZBNF एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसके नाम से ही लग रहा है। हाँ, इसके नाम में ही इसका पूरा दर्शन छिपा है। जीरो बजट, इसका सीधा मतलब है कि किसान को फसल उगाने के लिए बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका बजट शून्य होना चाहिए। तो फिर वो खाद कहाँ से लाएगा? इसमें मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए स्थानीय गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और दालों के आटे से बने प्राकृतिक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जीवामृत भी कहते हैं। गुड़ और दाल का आटा, ये तो बहुत ही लोकल और नेचुरल चीजें हैं। बिल्कुल, ये मिश्रण मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को वापस ले आता है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर खेती का मॉडल है। इसके अलावा लेख में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP योजना का भी जिक्र है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम योजना है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये भी हमारे उन पारंपरिक तरीकों को ही एक संस्थागत रूप देने की कोशिश है जो समय के साथ पीछे छूट गए थे। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। BPKP का पूरा फोकस ही इस बात पर है कि बाहर से कोई भी केमिकल ना खरीदा जाए। तो इसमें क्या खास तकनीक इस्तेमाल होती है? इसमें खेतों में बायोमास मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग मतलब? यानी फसलों के बचे हुए हिस्सों से मिट्टी को ढकना ताकि नमी बनी रहे, और साथ ही देसी गाय के गोबर मूत्र आधारित मिश्रण का इस्तेमाल होता है। समझ गए। इसी तरह एक और बड़ी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY। इसका क्या उद्देश्य है?
इस योजना का मकसद किसानों को समूहों या क्लस्टर्स में जोड़कर जैविक खेती के लिए प्रेरित करना है। अकेले किसान के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ग्रुप्स में। हाँ, इसमें सरकार किसानों को जैविक तरीके अपनाने के लिए आर्थिक मदद भी देती है और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद भी करती है। ताकि शुरुआती दौर में जब किसान रसायनों को छोड़ें तो उसे नुकसान का डर न रहे। एग्जैक्टली, रिस्क कम हो जाता है। यानी इन सभी योजनाओं का लब्बो-लुबाब यही है कि हमें किसी तरह से उस प्राकृतिक खेती की तरफ वापस लौटना है जहां से हमने अपना रास्ता भटका था। बिल्कुल। अगर इन योजनाओं का सही तरीके से और ईमानदारी के साथ जमीन पर क्रियान्वयन हो जाए ना, तो ये ना सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है, बल्कि हमारी बीमार होती मिट्टी और जहरीले हो रहे पानी को भी एक नया जीवन दे सकता है। और ये कोई असंभव काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रकृति वापस रिकवर कर लेगी? 100%। प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस हमें उसके काम में रसायनों के जरिए दखलंदाजी करना बंद करना होगा। चलिए अब हम इस बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाले विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। समय का पता ही नहीं चला। सच में आज हमने जो सफर तय किया वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। काफी गहरी बातें निकल कर आईं। हमने देखा कि कैसे अधिकतम उत्पादन की लालसा में हमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने हमारी जमीनों को बंजर और जल स्रोतों को जहरीला बना दिया। एक बहुत बड़ी भूल थी वो खेती जिसे हमारे पूर्वज सबसे उत्तम मानते थे, वो आज के दौर में एक मजबूरी और एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गई। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस संकट का समाधान खोजने के लिए हमें किसी बहुत महंगी या विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं होना पड़ा। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। समाधान हमारे अपने ही आंगन में, हमारी जड़ों में मौजूद था। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत थी। हाँ, हमें बस पीछे मुड़कर घाघ कवि की उन सदियों पुरानी पंक्तियों को फिर से सुनना था और उन साधारण चीजों की ताकत को पहचानना था जिन्हें हम भूल गए थे, जैसे नीम और पशुओं का गोबर। और यही बात मुझे इस पूरी चर्चा के सबसे खूबसूरत और गहरे विचार तक लाती है। वो क्या है? इस लेख को पढ़ते हुए और आज की हमारी इस बातचीत से मेरे दिमाग में एक बात बहुत जोर से अटकी है। बताइए। जरा इस बारे में सोचिए, हमारा ये जो आधुनिक और पढ़ा लिखा समाज है ना, वो जिन चीजों को कचरा या गंदगी मानकर खुद से दूर फेंकता है, जिनसे हम घृणा करते हैं, जैसे कि सड़े गले पत्ते, जानवरों का गोबर या यहाँ तक कि इंसानी मल। हाँ, जिसे हम तुरंत अपनी नजरों से दूर कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति की नजर में वही गंदगी दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। ये बहुत गहरी बात है। वही चीजें जो एक पूरी तरह से मृत और बंजर हो चुकी जमीन में वापस जीवन फूंकने की ताकत रखती हैं। सही कह रही हैं आप। शायद आज जो हम इतने बड़े पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं ना, उसका असली कारण ये नहीं है कि प्रकृति की व्यवस्था में कोई खोट आ गया है। तो फिर असली कारण क्या है? असली कारण शायद हमारी ये भूल है। कैसी भूल? हम इंसान ये भूल गए हैं कि इस ब्रह्मांड के डिजाइन में, इस पूरी प्रकृति में कचरा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाओ। कचरा कोई वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच की एक अवस्था है। हर वो चीज जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो प्रकृति की प्रयोगशाला में किसी न किसी नए जीवन की शुरुआत का, एक नए बीज के अंकुरित होने का सबसे शक्तिशाली पोषण है। मतलब एक चीज का अंत दूसरी चीज की शुरुआत है। एग्जैक्टली। गोबर से लेकर सूखे पत्तों तक कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर हम इंसान सिर्फ प्रकृति के साधारण से चक्र को समझ लें और ये मान लें कि हर अंत एक नई शुरुआत का भोजन है, तो शायद हमारी खेती, हमारी जमीनें और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये तीनों एक बार फिर से उत्तम हो सकते हैं। बहुत ही शानदार विचार है ये। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमारे सुनने वालों के लिए इस विचार पर जरूर सोचिएगा।